आज के हमारे गेस्ट हैं अश्वनी चतुर्वेदी, जो गूगल यूएसए में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे अश्वनी के पिता रेलवे में काम करते थे। हम सभी जानते हैं कि भारत में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। तो फिर आप कल्पना करें कि आज से 35 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। अश्वनी ने 6th क्लास में पहली बार इंग्लिश पढ़ना शुरू की थी, यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था तो वे मंदसौर आ गए और अश्वनी की स्कूलिंग वहीं से हुई। फिर लखनऊ में तबादला हुआ तो आगे की पढ़ाई तहजीब की राजधानी में हुई। अश्वनी ने शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत मेहनत की और अच्छे परिणाम भी दिए, लेकिन परिवेश हमेशा ऐसा रहा कि हर कोई सिर्फ अपने सर्वाइवल की ही जंग लड़ रहा हो। सभी यही सोचते थे कि कैसे सरकारी नौकरी लग जाए, पर अश्वनी को समझ आ रहा था कि कंप्यूटर में भविष्य है और उन्होंने एमसीए करने का निर्णय लिया, जिसके चलते उनका चयन एनआईटी भोपाल में हुआ। वहां भी वो क्लास में टॉपर रहे। उनका सिलेक्शन एक्सेंचर कंपनी में हुआ, जिसमें 1.5 साल काम करने के बाद उन्होंने सैप ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने टी मोबाइल कंपनी को ज्वाइन किया, जहां लगभग 5 साल काम करने के बाद अब उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया है। गूगल जैसी कंपनी कई लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, जो किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए अच्छी ड्रिलिंग करती है। कई बार फ्रेशर्स को ऐसी कंपनी में जाने के अवसर नहीं मिल पाते और शायद कभी मिले तो क्लियर भी नहीं कर पाते। पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप करियर में पहली कंपनी कोई भी ज्वाइन करें, इन बड़ी कंपनीज में आप बाद में भी पहुंच सकते हैं, जैसे अश्विनी ने अपनी ड्रीम जॉब हासिल की। फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए गूगल की चयन प्रक्रिया में कोई फर्क होता है क्या? क्या उम्मीद करती हैं ये कंपनीज आपसे? और कैसा था अश्वनी का इंटरव्यू? आइए ये सब जानने के लिए हम बात करते हैं अश्वनी चतुर्वेदी से। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySurgy.com के इस चैनल पे और आप लोग देख रहे हैं MySurgy वेबकास्ट। MySurgy वेबकास्ट का ये सीजन 2 चल रहा है, जिसमें हम हर बार एक नए गेस्ट के साथ यहाँ पे हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं आपको मोटिवेट कर सकें, आपको करियर में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें और कुछ मिसकंसेप्शंस जो होते हैं उनको दूर कर सकें। यहाँ पर एक्सपर्ट गेस्ट को बुलाने का मकसद ये होता है कि हम अफवाहों पे ध्यान ना दें, हम मिथ्स पे ध्यान ना दें, हमको रियल इंफॉर्मेशन मिल सके उन लोगों से जो उन ड्रीम कंपनीज पे प्लेस्ड हैं या जिन्होंने कुछ अचीव किया है अपने करियर में, तो आप लोगों को सही दिशा और जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अश्वनी, जो कि बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, फिलहाल गूगल यूएसए में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अश्वनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Saurabh. Thanks a lot for inviting me. And it's really pleasure to talk to you after long time. I think हम लोग काफी 14-15 साल बाद बात कर रहे होंगे कॉलेज से निकलने के बाद। बिल्कुल मुलाकात ही नहीं हो पाई हमारी। मुलाकात ही नहीं हो पाई है। और मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक ही बैच में थे एनआईटी भोपाल में। हम लोगों ने साथ में एमसीए किया हुआ है। और अश्वनी, मेरा हमेशा से ये फिलॉसफी रही है कि जो इंसान होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक शैतान टाइप के लोग होते हैं, एक इंसान टाइप के लोग होते हैं और एक भगवान टाइप के लोग होते हैं। और यानी मतलब जो किसी से बहुत अच्छा व्यवहार करे, सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करे, अच्छा सोचे और अपना जो भी काम कर रहा है बड़ी ईमानदारी से करे, वो मेरे हिसाब से एक भगवान टाइप का व्यक्ति है। और जब मैं अश्वनी के बारे में ये सब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भगवान टाइप की कैटेगरी का इंसान है। तो ये मेरे दिमाग में इमेज है अश्वनी की हमेशा से। और ऐसा नहीं है नहीं, कि ये कोई फर्स्ट मेरे इंप्रेशन वाली हिसाब से बात तो हो। ज्यादा हो गया। मैं इंसान की कैटेगरी में ही आता हूँ। नहीं मतलब मैं 3 साल हम लोगों ने साथ में एमसीए किया है, तो 3 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, ये कोई एक मीटिंग की बात नहीं है। अश्वनी उन लोगों में से है जो जिनका किसी से कभी कोई विवाद नहीं रहता। अश्वनी उन लोगों में से है जो सबसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और वो कभी ग्रुपिज्म में नहीं रहते, वो हमेशा सबके साथ एक जैसे व्यवहार करते हैं। तो ये उनका बहुत ही कमाल का नेचर, अपीलिंग पर्सनालिटी है उनकी। अश्वनी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आप गूगल में हैं, आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, लेकिन हम लोग थोड़ा पास्ट में चलना चाहते हैं और जानना चाहता हूं मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आप कौन सी सिटी से हैं?
आप आपकी पढ़ाई कैसे हुई? वो जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए। मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत ही आई विल कॉल इट आउट लोअर मिडिल क्लास। मेरी मेरे फादर जो है वो रेलवे में इंजीनियर हैं और उनकी पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया अलग-अलग जगह होती रही है। अगर मैं अपने बिल्कुल इनिशियल बैकग्राउंड की बात करूँ, इनिशियल डेज़ में सो मैंने 6th तक की स्कूलिंग जो है वो प्रॉपर गाँव गाँव का जो प्राइमरी स्कूल होता है, 5th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। कहाँ पर? और सो दैट वाज़ इन यूपी। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। ओके, तो सुल्तानपुर। मेरी हाँ, सो आई थिंक सुल्तानपुर आई डोंट नो सुना होगा कि नहीं बट अमेठी सुना होगा। अमेठी तो खैर पूरे हाँ, इंडिया तो में सबसे अमेठी ज़्यादा फेमस है। करेक्ट। सो 5 years बैक अमेठी वाज़ पार्ट ऑफ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो अमेठी अभी कुछ साल पहले जिला बन गया, इसके पहले जिला नहीं था। सो मेरी इनिशियल की 5 साल की स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल में हुई, गाँव के प्राइमरी स्कूल्स में, जो कि किसी भी रूरल में, चाहे यूपी में जाओ, चाहे एमपी में जाओ, बेसिक बेयर मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह के स्कूल्स थे, उस वहाँ पर हुई है। हुँ। और यू माइट बी सरप्राइज्ड टू लिसन कि मैंने एबीसीडी लिखना क्लास 6th में सीखा। दैट इज़ वेरी यूजुअल। मतलब हमारे हाँ, इंडिया में ज़्यादातर लोगों के करेक्ट, साथ यही है जो खास तौर पे इंटीरियर से बिलॉन्ग करते हैं। 6th क्लास में पहली बार इंग्लिश शुरू करते हैं। करेक्ट। तो हुँ। 6th क्लास में मैंने जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिखना सीखा। हुँ। और जैसे मैंने कहा कि पापा मेरे रेलवे में हैं इंजीनियर, सो 6th क्लास के बाद जो है 7th में मैं पापा के साथ आ गया। वो उनकी पोस्टिंग जो है एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर। हुँ। मंदसौर में उनकी पोस्टिंग थी तो मैं मंदसौर में आ गया। इसके बाद मैंने 7th 8th 9th 10th मैंने मंदसौर से किया। मंदसौर भी नहीं, मंदसौर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा सिटी है नागदा के पास में, शामगढ़ हुँ। टाउन एरिया है, वहां से किया मैंने, शिशु मंदिर से किया। तो जब ओके। मैं सेवेंथ में शिशु मंदिर में मूव किया तो सबसे पहला कंसर्न ये था टीचर का कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसने एबीसीडी लिखना अभी सीखा है, इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ। मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट ठीक थे बट इंग्लिश में उनका कंसर्न था कि जहाँ बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं, इसको अभी हुँ। खाली इतना आता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, हाँ। इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ पता ही नहीं है। तो 4 साल मैंने 7th 8th 9th 10th शिशु मंदिर से किया एमपी में। और फिर क्योंकि मैंने कहा जैसे पापा रेलवे में थे तो फिर से ट्रांसफर हो गया उनका लखनऊ। हुँ। फिर 10th के बाद मैं 11th 12th में लखनऊ में मूव कर गया। हुँ। तो 9th 10th एंड सॉरी 11th 12th के बाद फिर मैंने बीएससी किया लखनऊ से ही, ओके। ऑल हिंदी मीडियम और टू बी बीएससी में ऑनेस्ट। आपके मतलब सब्जेक्ट्स क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीएससी में मैथ्स? मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर्स था आपका। ओके। कंप्यूटर्स का, हाँ। सो आई थिंक वो हमारे टाइम में वो क्रेज आ चुका था कंप्यूटर्स का, हम लोग थोड़ा सा पीछे भागते थे, कंप्यूटर मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। तो कहीं से अच्छे स्कूल में कंप्यूटर का कुछ भी मिल जाए हमें तो, नॉट बीटेक नहीं हो रहा तो चलो बीएससी में कंप्यूटर ले लेते हैं या हाँ। बीसीए कर लेते हैं, वो क्रेज आ चुका था। तो आपने मतलब इंजीनियरिंग का फिर एग्जाम नहीं दिया था क्या? मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दिया था ऑनेस्टली। ओके। मतलब तो मैंने आपने कभी इंजीनियरिंग किया, सोचा ही नहीं था उस समय कि मुझे आईआईटी में जाना है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा कुछ सोचा ऐसा ही नहीं नहीं? कि मैं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि नहीं, बेसिकली ऑफ कोर्स आप 12th कर चुके हो तो आपको आइडिया तो रहता है, पूरी दुनिया हाँ। इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही है, आप भी करो। बट समहाउ आई वाज नॉट, फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि आई कैन, माय पेरेंट्स कैन सपोर्ट कोचिंग क्लासेस। ओके। कोचिंग वगैरह क्लासेस का इतना स्कोप नहीं था। तो जो हाँ। मुझे करना था खुद अपने दम पे करना था। तो उस टाइम में मुझे लगा कि मैं बिना कोचिंग के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेटिंग इनटू आईआईटी और गुड हम्म। स्कूल। मेरे पास कुछ कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑफर आए थे हम्म। जो कि अच्छे नहीं थे, तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था। हम्म। और मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की, तो मेरे साथ फिर ये मैंने क्या किया कि 12th के बाद ही कोई गैप नहीं किया, मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया था। ओके। और फिर बीएससी के लास्ट में एमसीए का एडवांटेज क्या होता है कि एमसीए के लिए कोचिंग अगर आप करते हो तो फीस कम होती है। उसका हाँ। बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि आपको एक कंबाइंड कोर्स होता है। बीएस राइट। आप बीटेक की तैयारी करते हो तो आप फिजिक्स की अलग करते हो, केमिस्ट्री की अलग करते हो, मैथ्स की करेक्ट। अलग करते हो। तो 3 टाइम्स हो जाती है आपकी फीस। हाँ, तो फीस आपकी ज्यादा हो जाती है। और प्लस 2-3 साल और निकल चुका था, तो थोड़ी और सेविंग वगैरह हम्म। और फैमिली और सपोर्ट कर पा रही थी। हम्म। तो मैंने बीएससी के टाइम ऐसा किया कि बीएससी थर्ड ईयर में मैं बीएससी भी कर रहा हूँ और एमसीए की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, ओके। कि जिससे मेरा बीएससी के बाद कोई गैप ना हो। तो हम्म। बीएससी के साथ साथ ही मतलब मेरा, मैंने आई आई ट्राइड फॉर यूपी एमसीए, एमपी एमसीए, हमारे टाइम याद होगा हमारा
नीट वगैरह नहीं होता था, एमसीएमसीए होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एमपीएमसीए जो है उसमें हो गया। अच्छा। मैंने भी उस साल यूपी का एमसीए शायद दिया था। हम्म, अच्छा। तो हाँ, तो उसमें मेरे को कुछ एचबीटीआई उस समय कानपुर मिल रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि स्टेट लेवल पे होते थे उस समय एग्जाम्स, और एक एमपीएमसी होता था, तो एमपीएमसी में ठीक रैंक आ गई थी, लेकिन यूपीएमसी में उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाया था मैं। हाँ। तो मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही था। मुझे मतलब यूपीएमसीए मुझे अच्छे से याद तो नहीं, बट जहां तक मुझे याद है कि शायद एमपीएमसी की काउंसलिंग पहले हुई थी, यूपी की हाँ बाद हुई थी। बट बेस्ड ऑन रैंकिंग आप होता है ना, आप गेस लगा लोगे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो मुझे हाँ इतना पता था मुझे एनआईटी इलाहाबाद नहीं मिलेगा, हाँ मुझे कोई दूसरा ही कॉलेज मिलेगा, शायद एसबीटीआई या इसके आसपास कोई कॉलेज मिलेगा। और हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे एनआईटी भोपाल मिल जाना चाहिए। हाँ तो बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइडेड कि ठीक है एनआईटी भोपाल ज्वाइन करते हैं। हाँ एंड देन इट्स हिस्ट्री, हाँ। लॉन्ग नहीं, टाइम मतलब। तुमने ये पूरी ये पुराना दोनों बचपन याद कॉलेजेस दिला दिया। ये दोनों जो कॉलेजेस हैं, एनआईटी भोपाल और एमएन एनआईटी, बिल्कुल नेक टू नेक चलते रहते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि हमारे बैच में मेरे ख्याल से यूपी के काफी सारे स्टूडेंट्स थे, काफी सारे। हाँ, करेक्ट। उसका रीजन था शायद, जो है रीजन ये था कि अगर हमारे टाइम पे, आई डोंट नो अभी का क्या है, जो हम्म। एनआईटीज का कोटा होता था 50% वो स्टेट के लिए रहता था। जैसे एनआईटी हाँ भोपाल हो गया, 50% एमपी हाँ के लिए हो गया, बाकी 50% ओपन होता था। हाँ, अभी वो चेंज हो गया। ओपन अक्रॉस ऑल स्टेट्स, मतलब किसी भी ऑल स्टेट से स्टेट। आते, तो मोस्टली उसमें होते हाँ थे यूपी के स्टूडेंट्स की रैंकिंग हाई भी ज्यादा होती थी, तो सब मोस्टली यूपी वाले हो जाते थे। हाँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उससे हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता था कि मैं कैलकुलेट करता था कि अगर 50% एमपी के लोग आ सकते हैं और 50% बाहर के लोग आ सकते हैं, तो मैं देखता था कि सब कैटेगरी वगैरह सब हटा के, और जनरल कैटेगरी में मेरे पास 9 सीट्स हैं। अब अगर 9 सीट्स के अंदर नहीं हुआ तो एनआईटी भोपाल नहीं मिल सकता आपको, इतना ज्यादा प्रेशर होता था उस चीज का। हाँ, आई कैन रिमेम्बर। तो करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो हमारे आप टाइम में 60 सीट्स थी, 60 में से 30 राइट। यूपी की होगी, एमपी की होगी, हाँ 30 रेस्ट ऑफ द इंडिया की हो गई। हाँ फिर उसमें कैटेगरीज लगेंगी बहुत सारा, तो बहुत जनरल कैटेगरी की बहुत कम सीट्स बचती थी। बहुत कम सीट्स होती थी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे ख्याल से ये हमारे कंट्री में अपने आप में एक बहुत बढ़िया फिल्टरिंग सिस्टम है, जो क्रीम को ऊपर ले आता है। क्यों इतना करेक्ट। ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, इतना ज्यादा कंपटीशन, और कोचिंग के माहौल ने इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया इस चीज को, कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो तो बहुत नीचे कहीं रहता है। आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को, इतना ज्यादा प्रिपेयर करते हो आप, कि शायद नेचुरल टैलेंट उसके मुकाबले कुछ भी नहीं लग रहा होगा उस समय, उस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न को देखें तो। करेक्ट, कोचिंग से हेल्प तो बहुत मिलती है इसमें, नो डाउट। मतलब चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग करो या किसी भी फील्ड की बात कर लो, कोई क्रिकेट भी हम्म। खेलता है तो वो हाँ कोच रखता है, सीखता है, रोज नए नए प्रैक्टिस करता है। तो वो आपसे उसी से आप में निखार आता है। राइट मतलब एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करनी पड़ती है। और राइट। कोचिंग से क्या होता है, आपको एक ऐसा टीचर मिल जाता है जो कि आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके। गाइड कर सके, अदरवाइज उनका क्या करोगे एक्सपीरियंस का आप फायदा। आप जो है 20 बुक लेकर आ गए आप हम्म सोचोगे कौन सा पढ़ना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए। वो आपके हम्म। लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप नए हो, बिल्कुल जो है नया राइट। हर कोई रहता ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करता है, एक ही टाइम प्रिपेयर करता है, हाँ, ऐसे में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और एंड आज का जैसे जो समय इतना बदल गया है, सब डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, तो सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक आध साल 2 साल में हम लोग देख रहे हैं, और खासतौर पे अभी जब से ये पैंडेमिक वाला सिचुएशन आया, सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा हो गई। और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, कि जब आपके सामने मेंटर नहीं होता, आपका टीचर नहीं होता, तो एज अ फ्रेशर, देखिए प्रोफेशनल्स सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं वो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, स्टूडेंट लाइफ में है, और वो सेल्फ लर्निंग करता है, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या गलतियां कर रहा है। तो टीचर की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है। नो डाउट, नो डाउट, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। राइट। आप जो है एक सोशल टच होता है ना, सब कुछ आप वर्चुअल नहीं कर सकते हो। सोशल टच जो है, आपका टीचर आपके सामने देख रहा है और आपके साथ कलीग्स बैठे हैं, या आपके बैचमेट्स हैं, वो जरूरी होता है। राइट। तो टीचर का रोल इसमें तुम जो कह रहे हो कि बिल्कुल सही, मैं एग्री करूंगा कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा अश्वनी, आपने जिस तरह की लाइफ देखी, एक तो फाइनेंशियल कंडीशन, इससे हमें जूझना होता है,
और उसके बाद फिर आपने बताया कि आपने इंग्लिश बहुत लेट स्टार्ट करी थी, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी गई ड्यूरिंग स्कूलिंग। फिर धीरे धीरे करके आप बीएससी तक पहुंचे, थोड़ा सा माहौल बदला, अवेयरनेस भी बढ़ी। तो आप क्या मानते हैं कि एनआईटी भोपाल में एडमिशन होना इज योर टर्निंग पॉइंट, या टर्निंग पॉइंट के आगे पीछे कहीं और है? That could be one of the turning point. I will not say that is the only turning point, but that could be one of the turning point. क्योंकि उसके बाद अगर मैं देखूं एनआईटी भोपाल में होने के बाद, यू नो दैट एकेडमिकली आई वाज वेरी गुड। चाहे वो स्कूल के टाइम का रहा हो, अगर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं 7th में जब एडमिशन लिया था, so I just know what is your father's name and what is your name, just 2-3 जो basic questions होते हैं, but by end of the 7th standard I was pretty well with the tenses. Okay. So I was quick to learn, so and good thing was that कि my father he used to support me, जहाँ भी जरूरत पड़ती थी वो मुझे पढ़ाते थे। So academically I was good in school time also and college time also, you know. So Yes. turning point coming back, so maybe I will say that admission to the NIT भोपाल वो एक turning point definitely था। एग्री करूंगा मैं। सभी के लिए जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। जरूरी है। नहीं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो मिला जेंट्री का। जो एनआईटी या कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जब आप पढ़ाई करते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स तो चलो अपनी जगह हैं, उसमें थोड़ा लकी भी होना पड़ता है कि कई बार कोई टीचर बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, कई बार टीचर उतने अच्छे नहीं मिलते हैं किसी सब्जेक्ट में। लेकिन जो बैचमेट्स मिलते हैं, जो मुझे काफी ज्यादा फील होता है कि वो सब एम्बिशियस हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि अपना करियर बनाना है, इस तरह की सोच लेकर आए हुए रहते हैं। तो वो एक जो वाइब आती है उससे आप काफी एलिवेट हो पाते हो। तो सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे हम दोनों का ही प्लेसमेंट एक ही कंपनी में हुआ था, एक्सेंचर में, जो स्टार्टिंग हमारा कॉलेज से कैंपस हुआ था। और उसके बाद आपने एक्सेंचर में शायद शुरुआत से ही ईआरपी या सैप से रिलेटेड प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था क्या? पहला आपका प्रोफाइल ही ऐसा था? हाँ, तो आई थिंक एक्सेंचर में हम दोनों का साथ हुआ था, फिर तुमने एक नया रास्ता जुड़ा जो कि बहुत अच्छा है। मतलब यू फॉलोड योर पैशन। और एक्सेंचर में मैंने राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से ही ईआरपी का ही मुझे मतलब सबको हमारा 150 लोगों का बैच था, उसमें सबको अलग अलग स्ट्रीम अलॉट करते हैं। आई डोंट नो, कभी रैंडम लगता है, कभी लगता है बेस्ड ऑन योर मार्क्स, आई डोंट नो व्हाट लॉजिक दे अप्लाई। बट मुझे मतलब राइट फ्रॉम डे वन उन्होंने एसएपी वर्क स्ट्रीम असाइन किया था, तो मैंने ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशंस पे स्टार्ट कर दिया काम करना एसएपी में। ओके, एंड स्टिल आप अभी भी उसी डोमेन में हैं? करेक्ट। सो बट हाँ, ये होता है कि आप जब एक स्टार्ट करते हो बहुत एक छोटे एरिया से स्टार्ट करते हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका लर्निंग बढ़ता है, और होराइजन आपका और बड़ा हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था अबैप डेवलपर। सो अबैप हमने कभी कॉलेज में पढ़ी नहीं, बट इससे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अबैप पढ़ना चाहिए, ये क्या पढ़ना चाहिए। आप एक दो लैंग्वेज जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो आपका बेस होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑफ द डे बाकी सिंटेक्स अलग होता है। जैसे हमने सी प्लस अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी, जावा पढ़ी, किसी में प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ होता है, किसी में प्रिंटलन होता है। इट्स जस्ट अ सिंटेक्स। आप जब अबैप पढ़ोगे उसमें थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंस हो जाएगा, उसमें राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, इनिशियल हाँ मैंने एसएपी से किया, अबैप डेवलपर था। फिर अलग अलग मॉड्यूल्स में बिजनेस प्रोसेस समझने लगा, ऐसे बहुत सारी चीजें समझने लगा, जो कि मोस्टली जो लोग एमबीए करके आते हैं बिजनेस बैकग्राउंड, वो वाले लोग करते हैं। क्योंकि आपको इंडस्ट्री को समझना होता है कि बिजनेस कैसे रन करते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कोड, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो कोड लिख रहे हो वो किस लिए लिख रहे हो, उसका एंड गोल क्या है, पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हो। सो मैंने वो समझना शुरू किया। एक लेवल अप गया मैं कि बिजनेस क्यों चाहिए ये चीजें, और इसके बिजनेस में नीड क्या है। तो वो सब चीजें मैंने समझना शुरू किया। देन आई काइंड ऑफ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, मैंने 1.5 साल एक्सेंचर में काम किया। उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट कंपनी एसएपी में मूव कर गया, जिसमें मैंने फिर 8 साल काम किया। एसएपी में जाने के बाद वहां पर मुझे ड्यूल रोल मिला। मैं वहां पर जो बिजनेस नॉलेज वाले बंदे को वहां फंक्शनल रोल बोलते हैं, और दूसरा टेक्निकल रोल। तो मैं टेक्नो फंक्शनल रोल करने लगा कि मैं बिजनेस से बात करके उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझूं और उसको कोड में ट्रांसलेट करूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम started as a developer, then I transformed into a techno functional and then later functional architect. तो ये जो आप एक्सेंचर से सैप में मूव हुए, यहाँ से आप सर्विस बेस्ड कंपनी से सीधे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ गए।
और फिर करेक्ट। इसके बाद जो अगली जॉब लगी वो सीधे गूगल में लगी या बीच में कोई और जॉब भी थे? हाँ, सो मैंने 1.5 साल एक्सेंचर में काम किया, फिर 8 साल करीब एसएपी में काम किया। उसके बाद फिर मैं यूएस मूव कर गया। एक यूएस की कंपनी है टी मोबाइल, ओके। मैंने टी मोबाइल में काम किया। और इस टी इसमें मोबाइल भी में 5 साल सेम प्रोफाइल था आपका? सिमिलर, आई विल नॉट से एग्जैक्टली सेम, बट हाँ जी। एसएपी से रिलेटेड था। ओके। सो एसएपी में 5 साल मैंने टी मोबाइल में काम किया और फिर इसके बाद गूगल। सो मेरे साथ अच्छा क्या रहा कि पहले 1.5 साल मैंने जैसे एक्सेंचर में काम किया, सर्विस बेस्ड कंपनी का। सर्विस हम्म। बेस्ड कंपनी का फोकस बिल्कुल अलग होता है। जो हम्म। क्लाइंट ने बोला है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको करना होता है। एक फिक्स हम्म। टाइमलाइंस होती हैं, ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता है कि आप कुछ नया ट्राई कर सको। जब हम्म। मैं एसएपी में मूव किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। बिल्कुल ही हम्म। अलग हिसाब होता है। आप वहां पर आपको इनोवेशन करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। और जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ से कुछ डिलीवर कर रहे होते हो, हम्म। तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है। अब ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। आप हम्म। आपके बगल वाला जो है, घर के बगल वाला कोई लोहार है या कोई हम्म। जूते बनाने वाला है, मोची आपका जूता बना के देता है, ठीक है। हम्म। और दूसरा आप जूता लेकर आते हो रिबॉक का, एडिडास का, बड़ी कंपनी का। तो हम्म। आप ये मान के चलते हो जो एडिडास रिबॉक का जूता आया है वो बहुत अच्छा होगा। हम्म। सेम गोज अगर आप दूसरी साइड बैठ के देखो, तो जो हम्म। बंदे एडिडास और रिबॉक में जूते बना रहे होते, डिजाइन कर रहे हो, उनको भी पता होता कि हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, हम्म। जो हम डिलीवर कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो वहां गलती के हम्म। चांस नहीं होते। सेम राइट। गोज फॉर प्रोडक्ट कंपनी। आप सर्विस कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। आपने वो हम्म। क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट दिया, वो काम यूज कर रहा है। बट जो हम्म। प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उसको पता है कि एक एक क्लाइंट नहीं है मेरा, सैकड़ों हम्म। क्लाइंट। तो हम्म। आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना होता है। तो हम्म। वो आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है। प्रोबेबली आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट अर्लियर यू रेज्ड। हम्म। जो एक संगत का असर होता है ना, वाइब, जैसे कह रहे हैं एनआईटी राइट। भोपाल आया, यू गॉट ए गुड कंपनी। सेम हम्म। गोज अगर प्रोडक्ट कंपनी में आप जाते हो, अच्छी कंपनी में जाते हो, तो आपके साथ वाले जो कलीग्स रहते हैं वो बहुत हम्म। अच्छे रहते हैं। राइट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी जगह आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, करियर ग्रोथ नहीं होगा। अगर इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग एक्सेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस, सभी जगह आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी होगी। हम्म। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आप कितना एक्सट्रैक्ट करते हो। बट अगर आप किसी प्रोडक्ट कंपनी में करते हो, बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपके साथ दस जो लोग हैं सारे लोग टैलेंटेड रहेंगे। तो आपको पुश राइट। खुद को करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब वर्क कल्चर तो सर्विस बेस्ड कंपनी का एक अलग तरह का है माइंडसेट, करेक्ट। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है वो अलग तरह का है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में मजा आता है आपको, और लाइफ में आपको कुछ बड़ा अचीव करना, मतलब आप एम्बिशियस हो बेसिकली, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी बट इट्स अबाउट वर्क ऑल्सो। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहोगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो करेक्ट। क्या जब आप अ, जब एक्सेंचर में थे और आप सैप प्रोडक्ट पे तब भी काम करते थे, ईआरपी पे काम करते थे, तो उस समय आपके दिमाग में था कि मुझे प्रोडक्ट कंपनी में स्विच करना है अब? ये आपके दिमाग में ये समझ, क्योंकि मुझे जहां तक याद है हमारे कॉलेज में उस समय ये अवेयरनेस उतनी आई नहीं थी कि कंपनीज दो तरह की हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और शायद कॉलेज में कैंपस में उतनी ज्यादा कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती भी नहीं थी। तो मुझे वो। तो नहीं याद आ रहा, हमारे टाइम में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज थी। जी। इनफैक्ट मुझे याद है कि क्योंकि हमारे यहाँ सबके पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी, इसके बाद आप नेक्स्ट कंपनी में नहीं बैठ सकते हो। हाँ, ये भी तो है। वो अच्छी बात ये है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हम्म। उसमें पहली कंपनी टीसीएस थी। मैं जानबूझ के टीसीएस में नहीं बैठा कि लेट मी हम्म। ट्राई अदर कंपनी। बट और हम्म। बहुत ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने एक्सेंचर में इसलिए बैठा कि हम्म। क्योंकि और बहुत सारी कंपनी लाइनअप नहीं थी। हम्म। तो मैंने एक्सेंचर पिक किया। और सही बात है कि हमें इतनी समझ नहीं होती उस टाइम हमारे पास क्या होता है, कंपनी का ब्रांड नेम और कितने लाख रुपए दे रही है। सही। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है हाँ, हाँ। कि पैकेज क्या है। तो हम्म। वो एक एक क्राइटेरिया होता है। बट आप जैसे आप जाते हो एक्सेंचर से, जो एसएपी का मूव रहा, हम्म। सो टिल दैट टाइम आल्सो आई विल नॉट से कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया था इंडस्ट्री का। 1.5 साल एक्सपीरियंस में मूव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है एंड देन स्टिल यू आर काइंड ऑफ रॉ। हम्म। सो उस टाइम मेरे पास जो थॉट प्रोसेस था एसएपी मूव करने का, ऑफ कोर्स एसएपी एक बड़ी कंपनी है और अब हम्म। जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो इट्स हम्म। लाइक आपको एक ड्रीम होता है कि हाँ वहां देख जाके देखते कैसा होता है जो प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे हैं। सही बात है। तो वो एक अलग बात होती है। हाँ। सो इसलिए मतलब एक मोटिवेशन था कि हाँ ट्राई करते हैं। फिर वो अच्छा हुआ कि एसएपी क्रैक हो गया एंड देन आई ज्वाइन एसएपी।
अच्छा, मैं अब दर्शकों के लिए ये बात पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि गूगल में जब आपका सिलेक्शन हुआ, बिकॉज गूगल इज लाइक अ ब्रांड नेम अमंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, लाइक देयर आर करेक्ट। सेवरल अदर कंपनीज इन द मार्केट जिनकी वैल्यू इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि कम, ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। गूगल के आसपास बहुत सारे हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा कई सारे लोगों ने, लेकिन गूगल की इतनी मार्केटिंग हो चुकी है और गूगल के प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा क्लोजली हर कोई यूज कर रहा होता है। तो गूगल, फेसबुक, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इनका इनका नाम कुछ अलग ही लेवल पर आ जाता है और स्टूडेंट्स की ये ड्रीम कंपनी हो जाती है। इनके पैकेजेस बहुत हाई होते हैं इनका। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी इंटरव्यू वाली प्रोसेस कैसी रही है? क्या एक फ्रेशर से जो इंटरव्यू पूछा जाता है उतनी ही ड्रिलिंग आपके साथ भी हुई थी? करेक्ट। सो जहां तक ड्रिलिंग की बात है, मतलब मुझे मुझे नंबर्स नहीं पता थे कि गूगल में सक्सेस रेशियो क्या है। मैंने अभी जस्ट सर्च किया, जस्ट हम्म। बिफोर हमने बात स्टार्ट किया मैंने सर्च किया। तो हम्म। गूगल का सक्सेस रेशियो है 0.2%। ओ। जितनी एप्लीकेशन आती हैं उसमें 0.2%। हम्म। सो बहुत सारे वो एप्लीकेशन मतलब रिज्यूमे फिल्टर नहीं हो पाता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू के लिए जाता है। सो आप हम्म। एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो या एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हो, हम्म। आपकी ग्रिलिंग होती है। मतलब मैंने जब ज्वाइन किया 13-14 साल एक्सपीरियंस हो चुका था। हम्म। मेरे टोटल 5-6-7 राउंड इंटरव्यू हुए। 7 राउंड? 7 राउंड इंटरव्यू। ओके। सो हर एक एस्पेक्ट पे आपको चेक करते हो। और ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, कई बार हमें लगता है कि जैसे मान लो कि हम लोग अपने कॉलेज टाइम में किया करते थे, सी का प्रोग्राम बनाया, फाइव की सीरीज बना दो या सीरीज कुछ बना दो। हाँ। इनका फोकस जो रहता है गूगल का, हम्म। आपके राइट सॉल्यूशन पे नहीं होता है। ये नहीं देखते आपका आंसर राइट है कि नहीं। अच्छी बात है, राइट है तो बहुत अच्छी बात है। उनका हाँ। मेन फोकस होता है आपके अप्रोच पे। हाँ। आपका अप्रोच क्या है, आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो। हाँ। और बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हो, चाहे वो ये वैलिड रहेगा, चाहे आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो या एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हो। ये बहुत ही जेनरिक है कि उनका पहला फोकस रहता है, दे डू नॉट लुक फॉर राइट और रॉन्ग सॉल्यूशन, दे मतलब लुक फॉर वो अप्रोच। लोग आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आप उस पर ट्राई करते हो और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप कैसे अप्रोच कर रहे हो उस प्रॉब्लम को। करेक्ट। और फिर वो उसमें कंस्ट्रेंट्स लगाते जाएंगे कि अच्छा इसको ऐसा करके बताओ, अब इसमें ये करके बताओ, इस तरह का कुछ होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका 45 मिनट्स का इंटरव्यू रहेगा, उसमें हम्म। आपको एक या दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे। ओके। ऐसा नहीं कि आपको वो बाकी कंपनीज की तरह क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, इसका सिंटेक्स बताओ, ये इसके लिए प्रिंट के लिए क्या लिखते हो, स्कैन का और इनपुट के लिए क्या लिखते हो, ये सब नहीं पूछते हो। हाँ। आपको एक लॉजिकल प्रॉब्लम दिया हम्म। और बोलेंगे इसको डिजाइन करके दिखाओ, ओके। एंड टू एंड पूरे पूरे प्रोग्राम बताओ। तो हाँ। पहला काम आपका क्या होता है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला, आपको आंसर स्टार्ट नहीं करना है। पहले आप हाँ। क्लेरिफाई करो रिक्वायरमेंट्स। हाँ। ऐसा नहीं वन लाइनर, जैसे मैं आपको बहुत ही बेसिक बताऊं, आपको बताया हाँ। गया कि अगर मैंने किसी बच्चे को दिया, पेन हाँ। पेंसिल कलर सब दिया, मैंने उसको बोला भालू बना के दिखाओ। हाँ। तो पहले उससे एक्सपेक्टेशन ये रही कि आप क्लेरिफाई करो भालू कौन सा वाला बनाना है, काला वाला हाँ। बनाना है नॉर्मल, या पोलर हाँ। बियर बनाना है जो व्हाइट कलर का होता है। इस तरह हाँ। की चीजें क्लेरिफाई करो। आप बोल सकते हो कि मुझे तो भालू बनाने को बोला था, मैंने बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम हाँ। गोज, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे तुम कोई भी कार लेने के लिए जाता है। हम्म। अगर हमने सेल्समैन को बोला कि कार दो, हम्म। वो एक कोई भी कार लाके दे देगा, बोला हाँ ये वाली कार ले जाओ। हम्म। ऐसे नहीं होता ना। वो हम्म। सेल्समैन बोल सकता है कि सर इन्होंने तो हमसे कार मांगी, हमने दे दी। हम्म। आइडियली उसका रोल क्या होता है, जो हमें डिलीवरी दे रहा है उसका रोल हम्म। होता है क्लेरिफाई करे, आंसर हम्म। क्वेश्चन, आपकी कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। सेम हम्म। गोज फॉर एनी रिक्वायरमेंट्स। हम्म। जैसे मैं एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। मुझे बोला गया था कि तुम अगर मूवी टिकट के लिए एक सॉल्यूशन बनाना है, हम्म। तो कैन यू राइट ए प्रोग्राम। हम्म। अब आप चाहो तो बिना पूछे लिखना शुरू कर दो कि हाँ एक टेबल रहेगा, हाँ। उसमें मैं मूवी के नाम लिखूंगा, एक टेबल रहेगा जिसमें मूवी की अवेलेबिलिटी, टिकट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, और मैं हम्म। करके दे दूँ। बट आपका हम्म। पहली एक्सपेक्टेशन ये रहेगी, जो गूगल के हिसाब से आप क्लैरिटी पूछ हम्म। सकते हो कि ये क्या है, हम्म। आपका सिनेमा हॉल क्या है, मल्टीपल मल्टीपल थिएटर है एक हॉल के अंदर, एक सिटी के अंदर मल्टीपल है, आपकी चैन है या क्या है। रेज एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। हम्म। अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया और बिना क्लैरिफाई किए प्रोग्राम दिखा दिया कि ये प्रोग्राम है, यू आर गॉन। ओके। क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछो और आप हम्म। जो है उनसे, उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि चलो ठीक है, आप एक पूरा सॉल्यूशन आप 45 मिनट्स में नहीं बना सकते हो। इस तरह का सॉल्यूशन जो मैंने बोला 45 मिनट्स में नहीं बनेगा। सो हम्म। आप एटलीस्ट कॉल आउट द एजम्पशंस, कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ
कि आपकी केवल एक ही ब्रांच है, उसके अंदर 7-8 थिएटर है। कॉल इट आउट, मेरा ये एजम्पशन है, क्योंकि ये आपका खाली एज ए फ्रेशर काम नहीं आता, लॉन्ग रन में भी काम आता है। आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो क्लाइंट तो बोलता है मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए जो कि मेरा जो है अपना, मैं अपना लेट से कुछ सामान बेचता हूँ, मैं ऑर्डर लेता हूँ, वो मेरा कैलकुलेशन कर ले बस, मैं अपना जो बिलिंग करता हूँ बिलिंग जनरेट कर दे। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए कि आप कैसे करते हो। वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके अंदर जो है ना, क्या बोलते हैं वर्ड स्पेसिफिक, आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। अब आप उत्सुक होना चाहिए प्रॉब्लम को पहले समझने में कितने इंटरेस्टेड हो। मतलब करेक्ट इफ यू करेक्ट रियली वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू शुड नो द प्रॉब्लम। करेक्ट, हाँ पहले आप उसके बारे में पूछो, और मेरे ख्याल से इन चीजों के पॉइंट्स होते होंगे, इसको हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वही कहा ना, अगर आपका क्वेश्चन आंसर एक बार गलत हो भी गया, ठीक है, तो आपको माफी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने क्लेरिफाई नहीं किया, और लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैंने भी एक क्वेश्चन बताया, ये बंदा कोई तैयार करके गया, पूरा टेबल वेबल बना के गया कि ये 10 टेबल होगी, ऐसा प्रोग्राम होगा। जैसे ही उसने वन लाइनर क्वेश्चन सुना, फटाफट लिखना शुरू कर दिया, पूरा दिखा दिया कि ऑल गुड। जो इंटरव्यूअर रहेगा उसको लगेगा बहुत अच्छा बनाया इसने, बहुत ही परफेक्ट डिजाइन है। लेकिन उसको पता चल जाएगा इसने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, कहाँ से कर लिया, मैं हाँ चाहता ही नहीं था ये, मेरी तो ये रिक्वायरमेंट ही हाँ नहीं थी। हाँ, मुझे ऐसा और बंदा मैं, नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बंदा नहीं चाहिए। हाँ। और दूसरा ये कि यू शुड बी ओपन फॉर द फीडबैक। हम्म अगर आप बना रहे हो, सामने वाला कुछ आपको हिंट हिंट दे रहा है कि जो आप हम्म बना रहे हो उसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकते हो, हम्म यू शुड बी ओपन फॉर द फीडबैक। ऐसा नहीं कि अपने ही सॉल्यूशन पे अड़ जाओ, हम्म क्योंकि देयर इज नो राइट और रॉन्ग सॉल्यूशन। एक हम्म एक पाथ पे, एक जगह जाने के मल्टीपल रास्ते होते हैं। हम्म आपका रास्ता ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बट अगर दूसरा वाला बता रहा है तो उसकी बात भी हम्म सुनो, हम्म हो सकता है उससे बेटर कुछ निकल जाए। तो मतलब एक जो लिसनिंग इज ए गुड, मतलब लिसनिंग पे बहुत फोकस होता है, आप कितनी दूसरी बातों को सुनते हो, अरे तो वाह, इस पे बहुत। ये तो आपने वो बात बोल दी जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ अपने स्टूडेंट से कि बी अ गुड लिसनर। तो हाँ, उनको बार बार याद दिलाता हूँ कि देखो तुम अगर सही से सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। करेक्ट करेक्ट। और नॉट ओनली गूगल, मतलब ये सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, अगर हाँ आपने कोई कंपनी दूसरी भी ज्वाइन कर लिया है, वहां के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, अगर आपको मान लो कि आपको अगर एंड टू एंड नहीं पता होगा कि ये सॉल्यूशन कहाँ फिट होगा, मेरा ये वाला पीस ऑफ कोड कहाँ फिट होगा, तो हाँ इट्स वेरी चैलेंजिंग। अगर हाँ किसी ने मुझे आपको बोला कि एक स्क्रीन बनाओ जहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे, कुछ वैलिडेशन होना चाहिए, और आपको लोग ठीक है, बेसिक वैलिडेशन ये होता है, ईमेल आईडी में एक एट द रेट लगता है, एक डॉट लगता है, इस तरह का बेसिक वैलिडेशन कर रहा हो। लेकिन हम्म अगर आप पूछोगे ये एंड गोल क्या है इसका, किसके लिए बना रहे हो, किस कंपनी के लिए बना रहे हो, अगर किसी ने हम्म बताया कि ये कोई आर्टिस्ट कंपनी है, आर्ट बनाती है, उसके लिए बना रहे हो, देन प्रोबेबली यू विल ट्राई टू यूज सम डिफरेंट फॉन्ट, हम्म राइट। सो आपको अगर एंड गोल नहीं पता है कि कहाँ ये ओवरऑल फिट होगा सॉल्यूशन, तो बहुत मुश्किल है। तो हम्म गूगल का इस पे बहुत फोकस रहता है कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो, कितनी चीजें क्लेरिफाई कर रहे हो, एंड हम्म हाउ ओपन आर यू आर फॉर द फीडबैक। ओके। तो अभी मतलब आप आपने जो पूरे इंटरव्यू की जर्नी देखी, आप बोल रहे हैं 7 इंटरव्यू राउंड्स हुए, डेफिनेटली सबका अपना अपना एक गोल होगा इंटरव्यू में, अलग अलग तरह की चीजें आपसे पूछी गई होंगी। तो एक फ्रेशर से भी लगभग वैसा ही प्रोसेस होती है या बहुत ही डिफरेंस? ऑनेस्टली मुझे फ्रेशर का नहीं पता कितने राउंड्स होते हैं, बट हाँ हाई लेवल मुझे पता है एक्सपेक्टेशन सिमिलर होती है। ओके। क्योंकि ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका अप्रोच होना चाहिए, आपको लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, यू शुड हाँ क्लैरिफाई द क्वेश्चन, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है किसी से भी। किसी भी हाँ रोल पे आप जा रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशन है, रहेगी रहेगी। रहेगी रहेगी। और नंबर ऑफ मुझे राउंड हो सकते हैं, बट ये मुझे एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी कि आप क्लैरिफाई करो, दूसरों की बातों पे फोकस करो। अगर हम्म कोई आपका इंटरव्यूअर जो है आपको कुछ हिंट दे रहा है तो उसको फॉलो करो। और एक बहुत हम्म इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप ये मान के चलो, जब आप जा रहे हो, हम्म जहाँ पर रिटन इंटरव्यू वगैरह वो सब ठीक है, बट अगर आप कोई डिस्कशन वाला है, आप ये हम्म मान के चलो मेरा गूगल में हो गया है, हम्म और मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ अपने कलीग के साथ, और मुझे हम्म किसी चीज का सोल्यूशन करना है, तो मैं आप कैसे करोगे? अब ओके। भूल जाओ इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, आप पूछोगे, हाँ क्लैरिफाई करोगे, उसकी बात भी सुनोगे, हाँ तो टू वे कम्युनिकेशन रखोगे। ओके। या तो ये जो अब देखिए, मैं बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। मुझे इसका आंसर मालूम है, मैं कई बार दर्शकों को बता भी चुका हूँ, लेकिन आपसे मैं पहली बार ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपका जवाब भी सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये दर्शक भी जानना चाहते हैं।
कि गूगल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को महत्व देती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं कौन सी एक लैंग्वेज तैयार करके और गूगल का इंटरव्यू देने जाऊं। मैं आई थिंक मैं फिर से पुराना मैंने अभी बीच में रिपीट भी किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से लैंग्वेज पे काम किया है। दैट्स इट। आपसे एक्सपेक्टेशन ये है आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग होने चाहिए। हम्म। वो इनफैक्ट इंटरव्यू के टाइम में बोलेंगे ओके पिक एनी लैंग्वेज जिसमें आप हाँ कंफर्टेबल वो लैंग्वेज पिक करो। हाँ लैंग्वेज मैंने आई थिंक सेम एग्जांपल में फिर से लेता हूँ। प्रिंटफ होता है, कहीं प्रिंट एलन होता है, कहीं राइट होता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। ये हाँ आपको सीखने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। आपने अगर हाँ। सीखा है कहीं पे प्रिंट एलन होता है, मैं बोलूंगा इसमें राइट होता है तो राइट यूज कर लो। हम्म इसको सीखने में टाइम नहीं लगता है। आपका फोकस जो है जो हम्म। प्रोग्रामिंग का बेस होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो लूप्स हो, ये सब चीजें सब में सेम रहने वाली है। तो अगर अगर कोई एक सब्जेक्ट की मैं बात पूछूं कि चाहे बीटेक की बात कर लें चाहे एमसीए की बात कर लें, करिकुलम में कौन सा एक सब्जेक्ट है, अगर एक ही सब्जेक्ट चुनने को बोलूं मैं, जो हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए ग्रेड की कंपनीज में आपकी मतलब स्किल्स बढ़ाने के लिए, तो वो कौन सा है? मैं शायद सी या सी प्लस प्लस का नाम लूंगा। ओह ग्रेट, ऐसा क्यों? सी एंड सी प्लस प्लस वो बेस है यार। मतलब वो रूट जो है ना, रूट कॉल, मतलब वो एक होता है ना आपका, एक जो आपका बेस बनाता है वो। हाँ अभी जितनी नई लैंग्वेजेज आ रही हैं, चाहे वो पाइथन लो या कोई भी न्यू लैंग्वेज लो, और वो सिंप्लीफाइड है। हाँ अगर आपने सी या सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज कोई अच्छे से कर लिया है, हाँ। प्रॉब्ली आई विल से सी प्लस प्लस बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम्म वो आपका कभी नहीं छूटने वाला। वो जो है तो वो हम्म। आपका लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा। इनफैक्ट जो राइट। गूगल या बड़ी कंपनी जब इंटरव्यू करती है, वो आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं देखती है। हाँ। वो आपका लॉजिकल स्किल्स एंड ऑल दोस थिंग्स पे फोकस करती है, क्योंकि मैंने वही कहा सिंटेक्स आप सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम्म सिंटेक्स आपने थोड़े दिन में सीख जाओगे, बट आपका लॉजिकल थिंकिंग प्रोग्राम और मे बी हाउ यू इंजीनियर योर थॉट्स एंड व्हाट नॉट, वो चीज मुझे मैटर करती है। कई बार राइट। ऐसा होता है कि आप आपने 10 साल जो है सी में काम किया है, लेट्स से हम्म। आपका जो नया रोल है वो जावा में है, हम्म। स्टिल गूगल एंड फेसबुक एंड दीज कंपनीज विल टेक यू, ओके। क्योंकि उनको प्रोडक्ट पे काम कराना है। प्रोडक्ट के लिए ऐसी जरूरत नहीं होती कि आप उसी लैंग्वेज में आपने काम किया हो। हाँ। और लैंग्वेजेस का क्या है, ये आती जाती रहती है यार। मतलब हमारे टाइम में कुछ और था, बहुत पीक पे था, एक टाइम हम्म। पे फॉरट्रैन था, जीडब्ल्यू बेसिक भी हाँ कभी कभी लोग किया करते थे। हाँ, सबका ये टाइम चेंज हो आता है। जाता है बिल्कुल। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है और वो डायरेक्टली जावा पढ़ रहा है या पाइथन पढ़ रहा है, तो कई बातें उसको समझ में कैसे आती होंगी? जैसे अब मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है, जावा में हो रहा है, पाइथन में हो रहा है, तो उसको कैसे समझ में आता होगा ये? क्योंकि सी सी प्लस प्लस में पहले हम उसका एक दूसरा वर्जन समझ चुके होते हैं कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट आपको खुद करना है, और फिर इन हम्म। लैंग्वेजेस में जाके आपको ऐसे सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो आप कैसे उन चीजों को समझ पाते होगे? मतलब ये कुछ ऐसा है कि आपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा, हमेशा सुख देखा है, तो मैं हम्म। आपको कैसे समझाऊं कि सुख क्या होता है? मैं तो आपको सुख भी बहुत नहीं सही समझा एग्जाम्पल सकता। दिया कि अगर आपने दुख देखा है तो सुख आपको अच्छा लगता है। ठीक है। राइट। अगर आपने लेट से रोटी खा के रहे हो आप, हाँ और आपको पिज्जा खाने को मिलेगा तो बहुत आराम से खा लोगे। हाँ ठीक है। और अगर आपने मतलब अचार के साथ या नमकीन के साथ रोटी खाई है तो आप पिज्जा खा के रह लोगे। जो बंदा पिज्जा खा के ही रहा है, उसको हाँ खाली बोल दो एक हफ्ते के लिए रोटी के नमक के साथ खा लो, हाँ हाँ नमकीन के साथ खा लो, तो नहीं खा हाँ। सकता। नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। एग्जैक्टली। तो अगर आपने कठिन चीजें सीखी है तो हम्म। आसान तो अपने आप आ जाएंगी। राइट। जैसे मैंने कहा ना, जितनी भी नई लैंग्वेजेज आ रही हैं हाँ। वो सिंप्लीफाई हो रही हैं चीजें। राइट। बट और अभी भी जो प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे, वो सी प्लस प्लस में बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं एक एसएपी का प्रोडक्ट है, एसएपी हाना, जो कि ओके। अभी तो टाइम हो गया, 5-6 साल 7-8 साल पहले न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। इन हाँ मेमोरी डेटाबेस है, जैसे ओरेकल है, डीबी2 वगैरह, ऐसे एक डेटाबेस है हाँ एसएपी ने लॉन्च किया था, हाना। हाँ। वो पूरा सी प्लस प्लस में बना है। और ऐसे बहुत सारे नए मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनते लगता है कि हैं। जितने भी ये इस तरह के सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादातर सी सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं। हाँ, काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं सी प्लस प्लस में। राइट। तो ये तो है कि सी सी प्लस प्लस जितनी पावरफुल लैंग्वेजेस हैं आज की डेट में, अभी तक कोई लैंग्वेज उसको टक्कर देने के लिए तो आई नहीं है। वो दूसरे पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनती जा रही है हाँ, लैंग्वेजेस, लेकिन सी सी प्लस प्लस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी तक। करेक्ट तो करेक्ट। ये ये सारी जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे दर्शक सुन रहे हैं, और उनके पास उनके सामने बार बार ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग लैंग्वेज
सीखो, लेकिन ये मत सोचो कि लैंग्वेज सीखना ही सब कुछ है। आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हमारे कॉलेज में, हमारे बैच में ऐसा कोई माहौल नहीं था जैसे आजकल बड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब हर हम्म कॉलेज के बच्चे को मालूम होता है कि कोड शेफ क्या है, हैकर रैंक क्या है, लीड कोड क्या है, इन साइट्स के बारे में मालूम होता है। इन पे कई लोग जो एम्बिशियस हैं वो तो कॉलेज टाइम से ही बहुत कोडिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम्म जिस तरह की गूगल या ए ग्रेड की कंपनीज इंटरव्यू में अप्रोच एक्सपेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट से, वो अप्रोच डेवलप करने में ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी इनको टच किया है? नॉट रियली, क्योंकि मेरा जो है काफी डोमेन जो है वो, हम्म। जैसे मैंने कहा इनिशियल डेज मैंने डेवलपमेंट का काम किया, हम्म। और अभी मुझे डेवलपमेंट किए हुए काफी टाइम हो गया, मतलब हम्म। लास्ट 4-5 साल से मैंने कोड नहीं लिखा है, क्योंकि हम्म। अभी मैं आर्किटेक्ट रोल में आ गया हूँ। तो मेरा जो रहता है ओवरऑल सॉल्यूशन देखना, हम्म। लेट्स से हाउ वन सिस्टम इज टॉकिंग टू अदर सिस्टम हम्म। व्हेन इट कम्स टू कोड लेवल। तो वो हम्म। मतलब और बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, वो करते हैं, डी टीम हम्म। मेंबर्स रहते हैं, वो करते हैं। बट हम्म। रिसेंटली मतलब मैं मुझे टाइम हो गया कोड लिखे हुए अभी काफी। ओके। बट वो कोड वाली चीजें जो है ना, वो आपकी हाँ। लाइफ लॉन्ग रहती है, क्योंकि जो मेरा टीम मेंबर जो अगर मुझे कोई बेवकूफ बनाना चाहेगा तो वो बना नहीं सकता है, कि मुझे राइट। पता है कि हाँ। मैंने अभी कोड नहीं लिखा है, मुझे सिंटेक्स नहीं याद होगा, लेकिन मुझे हाँ। बेस पता है, जो उसका जो हाँ। है, उसकी मतलब जो सोल है, आत्मा, वो मुझे पता है क्या हो रहा है, तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। हाँ। वो आपका करेक्ट। हेल्पफुल रहता है। हाँ। तो यहाँ दर्शकों को, कई लोगों को पता नहीं होगा ये आर्किटेक्ट क्या रोल होता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि जो लोग जानते हैं, हर प्रोग्रामर का एक ड्रीम होता है कि यार मैं आर्किटेक्ट लेवल पर पहुंच जाऊं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आर्किटेक्ट देखो, आप जब प्रोग्रामर से स्टार्ट करते हो, डेवलपर से स्टार्ट करते हो, प्रोग्रामर वैसे बहुत ही जेनरिक टर्म है। प्रोग्रामर की स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम करता है, आप जावा पे काम कर रहा है तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी मैं लाइफ लॉन्ग जावा पे काम करता रहूं। हम्म। डेवलपर और इंजीनियर इज ए बेटर टर्म, जो कि ओके। अपने हिसाब से माहौल के हिसाब से अडाप्ट करता रहता है। हम्म। एंड आर्किटेक्ट क्या होता है कि आपने एक लैंग्वेज पे काम किया, ठीक है, आप हम्म। अभी एसएपी से काम कर रहे हो, बट सब कुछ एसएपी में नहीं बना है, हम्म। ठीक है। आप बहुत सारे बाउंड्री सिस्टम्स हैं इनसे बात करें, जैसे मोबाइल ऐप बना हुआ है, ठीक है। हम्म। तो मोबाइल ऐप में उसका डेवलपमेंट होता है, यूआई 5 हुआ, HTML5 में हुआ डेवलपमेंट। हम्म। तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे बात करेगा, या हम्म। बहुत सारी चीजें आप जो है रन टाइम में फेच करते हो। हम्म। मान लो कि आपका मूवी का पोर्टल है, ठीक है, हम्म। तो अब मूवी का जो ट्रेलर है वो अपने अपने सिस्टम पे स्टोर करके नहीं रखोगे। जैसे हम अपने हम्म। यहाँ इंडिया में रहता है बुक माई शो है, मान लो, तो हम्म। बुक माई शो है, तो वो सारी मूवीज का ट्रेलर अपने डेटाबेस में क्यों रखेगा? किसी थर्ड हम्म। पार्टी के एपीआई कॉल करेगा, वहां से फेच कर लेगा। हम्म। तो जब भी ये मल्टीपल सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम्म। आर्किटेक्ट का रोल आता है। ओके। ही डिसाइड ओवरऑल स्ट्रेटेजी, कि हम्म। कैसे कौन सा सिस्टम किससे बात करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा। बहुत सारे तरीके हो हम्म। सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक अप्रोच हो सकता है कि मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखूंगा मूवी का ट्रेलर। दूसरा हो सकता है नहीं, मैं हम्म। एपीआई कॉल करूंगा। दोनों के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, हम्म। फायदे नुकसान वो जज करना। सो आर्किटेक्ट का क्या होता है एडवांटेज, ही कम्स विद ए वास्ट वैरायटी ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स पे काम किया है, बहुत सारा हम्म। एक्सपीरियंस रहता है, सो ही कैन प्रोवाइड हिज सजेशंस। सो हम्म। आर्किटेक्ट रोल इज काइंड ऑफ सिटिंग विद ऑन टॉप ऑफ ऑल ओवरऑल सॉल्यूशन, जो पूरा आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम्म। हाई लेवल व्यू देखना। वो कोड लेवल पे हम्म। नहीं जाता कि ये लूप लगा के आपने क्या किया है, बट उसको हाई लेवल पता होना चाहिए। हम्म। कौन सा मॉड्यूल क्या कर रहा है, कौन सा मॉड्यूल किससे दूसरे से इंटीग्रेट हो रहा है, हम्म। और कैसे इंटरनल सिस्टम से बात कर रहा है, ये सब चीजें उसको देखनी होती है। तो पूरे सोल्यूशन का नक्शा वो बनाता है। राइट, कौन? वो पूरे सॉल्यूशन का अच्छा वो बनाता है। तो मैंने वही कहा ओके। ना, जैसे मैं 5 साल से कोड नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाँ। मैंने बहुत सारा दिन भर बैठ के क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, वर्कफ्लो डायग्राम, ये सब चीजें बनानी होती है आपको। आपको ओके। हाई लेवल बता सको कि कौन सा सिस्टम किससे बात कर रहा है, और हाँ। व्हेन इट सो यू कैन वर्क विद अदर टीम मेंबर्स जो आपके लिए कोडिंग में हेल्प करेंगे। हाँ। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और उन लोगों को ए ग्रेड कंपनी में जाना है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर ए ग्रेड की कंपनीज कैंपस में आती ही नहीं है। अब इनको इन कंपनीज में जाना है, अनफॉर्चुनेटली नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। अव्वल तो रीजन ये है कि ये कंपनीज मास में रिक्रूटमेंट करती नहीं है। दूसरी बात ये कि ड्रिलिंग बहुत ज्यादा करती हैं, जिसके लिए कई बार स्टूडेंट्स मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हैं। मतलब ठीक है, नॉलेज है, उसके बाद भी वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हैं और उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं।
और फिर वो काफी निराश हो जाते हैं कि यार मतलब हमने तो सोचा था हम गूगल में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, पर वो कंपनी में जॉब लगी नहीं। और वो सोचते हैं कि अब ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि खाली गूगल, फेसबुक, अमेज़न यही कंपनीज़ नहीं है, आप किसी भी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं अभी भी अगर गूगल में देखता हूँ, तो बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं कि वो दूसरी कंपनी से आए, इन्फोसिस से आए हैं, टेक महिंद्रा से आए हैं, टीसीएस से आए हैं, सभी जगह से लोग आते हैं। आपने अगर आपको आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए पहली बात तो। अगर आप हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्रीम ही मत देखो। आप पहले से ही अगर हम्म। ड्रीम छोड़ के रखोगे कि मैं कोई छोटी सी कंपनी में ज्वाइन करूंगा और यहीं पे रहूंगा, तो नहीं काम चलेगा। अगर आपने बड़ा हम्म। ड्रीम देखा है और आपका नहीं हो पाता है, एग्री कि ये सारी कंपनी मास में रिक्रूट नहीं करती हैं। और मैं एसएपी की बात करूं, मैं 4-5 साल पहले भोपाल में आया था रिक्रूटमेंट करने के लिए। लिटरली मैं ओके। एक भी कैंडिडेट लेके नहीं गया था। ओके। मतलब मैं किसी कॉलेज में हुआ था, 300-400 बच्चे थे, मैं एक भी कैंडिडेट नहीं हायर कर पाया, जीरो के साथ गया। हम्म। क्योंकि मास रिक्रूटमेंट नहीं करते, बहुत ज्यादा फोकस करते क्वालिटी पे। अगर आपका नहीं भी हो पाता है तो ऐसा नहीं कि इट्स एंड ऑफ द रोड फॉर यू। सो देर इज ऑलवेज अ वे टू ग्रो। आप जिस कंपनी में गए हो वहां पे अच्छे से काम करो। और ये जो बेसिक चीजें हैं कि जो आप जो कर रहे हो उस पर फोकस करके करो कि वो चीज क्यों बना रहे हो। आपने आपको एक प्रोग्राम दिया गया, आप फ्रेशर हो, आपने प्रोग्राम बना के दिया, बट आप समझने की कोशिश करो ये प्रोग्राम ओवरऑल कहाँ फिट होता है, हम्म। ये पूरा बिजनेस सॉल्यूशन क्या है। हम्म। और अगर इफ यू आर डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे, देयर इज ऑलवेज वे टू ग्रो। आप उस हम्म। कंपनी में ग्रो कर सकते हो और बाद में भी लेटरल एंट्री ले सकते हो। हम्म। जैसे मैंने बताया, मैंने 1.5 साल एक्सेंचर में काम किया, उसके बाद मैं एसएपी में चला गया था। हम्म। तो एसएपी इज अ रियली वेरी गुड कंपनी, वन ऑफ द हम्म। ड्रीम कंपनीज फॉर एसएपी टेक्नोलॉजी, स्पेशली इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हम्म। सो मैं 1.5 साल बाद जंप कर गया था। ऐसे कभी भी आप चेंज कर सकते हो। सेम गोज फॉर गूगल, फेसबुक, अमेजॉन। ऐसा नहीं है कि जो लोग सारे लोग गूगल में काम कर रहे हैं वो हम्म। फ्रेशर है जो बचपन से ही गूगल में काम कर रहे हैं। हम्म। बहुत सारी जगह से लोग आए हैं, अलग हम्म। अलग वैरायटी ऑफ कंपनी से आते हैं। और यूएस में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि मास्टर्स भी नहीं है, बैचलर्स भी नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओके। पर स्किल मैटर करता है आपका। इंडिया में फिर भी हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन है कि आप बीटेक हम्म। होना चाहिए, MBA होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे ये भी स्किल्स नहीं है। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कि डिप्लोमा है, बट हाँ हम्म। बहुत अच्छे हैं। हम्म। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग्स किया है, छोटी छोटी कंपनी से ग्रो करके वही गूगल में काम कर रहे हैं। मैं बहुत हम्म। सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ अमेजोन में काम कर रहे हैं। तो हम्म। आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती है। बस आपको मेहनत करते रहना है और फोकस ऑन द डूइंग राइट थिंग, कीप लर्निंग। लर्निंग हम्म। बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हम्म। आईटी फील्ड में क्या है, हमें याद है बचपन में कहते थे कि एक बार हम्म। बोर्ड कर लो 10th, फिर लाइफ सेटल। फिर हाँ। हमारे मम्मी पापा बोलते थे 12th कर लो फिर सेटल, एक हम्म। बार एनआईटी ज्वाइन कर लो फिर सेटल। हम्म। ऑनेस्टली लाइफ कभी सेटल नहीं होती। जब हाँ। तक कुछ ना कुछ करते रहना भाई। तुमने राइट। ज्वाइन भी कर लिया तो जहां पर भी ज्वाइन किया हो, सीखते रहो, कीप लर्निंग हम्म। एंड मूव टू द लुक फॉर द बेटर मूव। हाँ, ये सेम बहुत गोज फॉर इंपॉर्टेंट बात बोली है। लोग या यूजुअली थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं और फिर हाथ पांव नहीं मारते हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए। वो सोचते हैं कि जो मिल रहा है सही है, और कुछ करेक्ट। दिनों बाद शायद वो अपने आप को फिर इतना अंडरस्टिमेट करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कर ही नहीं सकते, जबकि वो कर सकते हैं। बट उनको ऐसी गलतफहमी हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि लर्निंग हमेशा चालू रखें। और एक पॉजिटिव बात आपने बताई है कि जरूरी नहीं है कि आपका एज अ फ्रेशर बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, ड्रीम कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन आप किसी भी कंपनी में अभी प्लेस होते हो तो आप जॉब करिए, वहां पे चीजों को लर्न करिए, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में और जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो हमारी लर्निंग है वो प्रैक्टिकल लर्निंग से, प्रैक्टिकल चीजों से बहुत अलग है। तो कई बार ये होता है कि आप अगर किसी भी कंपनी में एक्चुअल में काम कर रहे हैं तो शायद आप इतना लर्न करेंगे जितना आपने अपने पूरा इंजीनियरिंग या एमसीए के दौरान लर्न नहीं करा होगा। तो एक साल में आप इतना लर्न कर लेते हैं, और वो आपको मौके देती है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप लर्निंग करें और मौके को तलाशें और मौके को ग्रैब करने की कोशिश करें, तो आप डेफिनेटली उन कंपनीज में जा सकते हैं जो कि बड़ी कंपनीज हैं। सैप एक बहुत बड़ी कंपनी है, और मुझे ऐसा ध्यान है, या इसको मैं अभी सोचता हूँ तो थोड़ा जनरलाइज भी कर सकता हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये उनके एक प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती हैं। आप सोच के देखिए जरा, ओरेकल जब हम बोलते हैं तो ओरेकल हमारे दिमाग में एक ओरेकल सॉफ्टवेयर भी है और एक ओरेकल कंपनी भी है। जब हम बोलते हैं गूगल, तो हम गूगल सर्च इंजन से पहले उसको रिलेट करते हैं। मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपसे कह रहा हूँ, फेसबुक है तो हम सोचते हैं कि फेसबुक एक एप्लीकेशन जो सोशल नेटवर्किंग वाली एप्लीकेशन है। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की जब बात करते थे तो वो विंडोज,
वो तो लकीली ये रहा कि उन्होंने नाम थोड़ा अलग अलग रखा कि एक विंडोज अलग चीज है और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अलग चीज है, तो फिर भी लोग करेक्ट, समझ पाए उस चीज को। लेकिन ज्यादातर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ऐसे ही सैप के साथ मुझे लगता था कि सैप इज अ प्रोडक्ट और कंपनी। मतलब शुरू शुरू में मेरे को बड़ा, कॉलेज टाइम में जब थे तो मेरा बड़ा कंफ्यूजन होता था कि सैप कंपनी है कि प्रोडक्ट है। और सैप के उस समय कोर्सेज बहुत आ रहे थे, हर कहीं पोस्टर लगे होते थे, ईआरपी का कोर्स कर लो, 1-1 लाख रुपए का कोर्स कराते थे उस दौर में, मतलब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। और मैं करेक्ट, सोचता था हाँ। कि ये कोर्स कर लें, और उसके बाद आपने तो कोई ऐसा कोर्स नहीं करा? नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं किया मैंने। जैसे कहा कि मैंने एक्सेंचर जब ज्वाइन किया तो एक्सेंचर में फ्रेशर की ट्रेनिंग होती है, एक हाँ। डेढ़ महीने की ट्रेनिंग होती है। तो वो हाँ। ट्रेनिंग एक्सेंचर ने दिलाया था। उसके बाद आपकी लर्निंग होती है, ओवर द ऑन द जॉब लर्निंग होती है। आप जैसे एक्सेंचर में काम किया, एसएपी में काम किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सेल्फ लर्निंग करते रहना पड़ता है। करते रहना पड़ता है। ओके, तो अभी जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप माय सर जी के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें। माय सर जी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी है? बहुत अच्छे से पता है। हाँ हाँ। तो मुझे पता है। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। मतलब एक होता है जॉब करना, अलग बात होती है जॉब आप अपने लिए करते हो, ठीक है। एंड हम्म। आप जो कंट्रीब्यूट करते हुए प्रोडक्ट बनाते भी हो, बहुत ही ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में पता नहीं कितने साल लगता होगा। जिसने गूगल सर्च बनाया होगा उसको यूज हम्म। करने में सालों बाद पहुंचता होगा। जो तुम काम कर रहे हो, दैट्स ए रियली ग्रेट। थैंक मतलब यू। फॉर कम्युनिटी, फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स आई विल से टीचिंग। सभी लोग कहते हैं इट्स अ नोबल कॉज, ठीक हम्म। है। डेफिनेटली इट्स अ नोबल कॉज। आप हम्म। बच्चों को अगर राइट डायरेक्शन दे रहे हो, अगर एक बच्चा तुम्हारी वजह से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा जाता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम्म। उसका कहते हैं ना, उसका भविष्य बन जाए, फ्यूचर बन जाएगा। एक अच्छे हम्म। कॉलेज में एडमिशन पाएगा, वहां पर एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, एंड देन ही गोज फॉर ए राइट, ही विल गेट ए गुड जॉब। उसका हम्म। फ्यूचर चेंज हो जाता है। दिस इज सो वेरी पैसिफाइंग। सो इट्स अ नोबल कॉज, नो डाउट। हम्म। सो इसलिए जब भी तुमने मुझे बोला कि हम कुछ करना चाहते, बात करना चाहते, तो मैंने इमीडिएटली हाँ बोला। इट्स अ हम्म। नोबल कॉज। इफ आई कैन कंट्रीब्यूट, इवन इफ ए स्मॉल टिप आई कैन गिव, इट विल बी गुड। नहीं, मैं सो मैं स्टूडेंट में बिल्कुल मेरा श्योर हूँ मैसेज इस यही बात रहेगा। को लेकर अश्विनी की, जैसे आप इतनी छोटी सी जगह से निकले, और जिस तरह का हम जानते हैं हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स, बड़ी सिटीज दो चार को नाम छोड़ दो तो बहुत बुरी हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रिसोर्सेज वाइज। आपने उन सब चीजों को फेस किया, लेकिन जब आप इस मुकाम तक पहुंचे तो आपके पीछे पीछे ना जाने कितने लोग मोटिवेट हो गए जिनको शायद आपने नोटिस भी नहीं किया हो। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके पहचान वाले कोई दोस्त हो सकते हैं। कितने लोगों ने आपको आइडियल माना होगा जिसके बारे में हो सकता है आपको पता भी ना हो। करेक्ट, होता ही है। अगर आप कोई भी एक सक्सेस अचीव करते हो, तो बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। आपके आस पड़ोस वाले, चाहे वो आपके पेरेंट्स। हमारे यहाँ जैसे होता है ना, शर्मा जी का लड़का वो बन गया, तुम भी कुछ करो। हाँ 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 तो हाँ। वो एक चाहे वो टॉन्ट की तरह ही, बट पेरेंट्स आपको बोलेंगे, एक आपको एक मॉडल देंगे कि देखो उस बंदे ने किया है तो आप भी हाँ कर हाँ सकते हो, ट्राई करो, हाँ मेहनत करो। और फिर हाँ। आपसे लोग पूछेंगे भी, हेल्प भी लेंगे जो है, कि कैसे कर सकते हैं आप। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम आउट, हम्म। बट एंड ऑफ द डे आपको खुद ही करना होता है। सेम गोज फॉर टीचिंग ऑल्सो। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, बट एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स को मेहनत करना ही होता है। हम्म। आपको स्टूडेंट्स के लिए मेरी टिप यही रहेगी कि जो भी आप करते हो, अच्छे से समझ के करो। आपने हम्म। रट्टा लगा लिया एग्जाम पास करने के लिए, तो वो हम्म। एग्जाम के अगले दिन साफ हो जाएगा, वो किसी हम्म। काम नहीं आने वाला है। तो हम्म। समझ के करो। कोई प्रोग्राम बना भी रहे हो तो समझो ये प्रोग्राम कैसे बन रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, लूप है या व्हाट व्हाट नॉट, जो भी है अच्छे से हम्म। समझ के करो। वो हम्म। मेरा रहेगा। और दूसरा एक चीज हम बहुत इग्नोर करते हैं, हमारा फोकस पूरा प्रोग्रामिंग 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 पे रह जाता है। हम्म। सॉफ्ट स्किल्स, हम्म। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो हम्म। बहुत जरूरी होता है। स्पेशली अगर हम लोग छोटे शहरों से आ रहे हैं, छोटे गांव गांव से आ रहे हैं, हम्म। या भोपाल लखनऊ इन शहरों से भी आ रहे हैं, तो कई बार हमारा फोकस नहीं होता इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। तो उस हम्म। केस में आप दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हो। तो कोशिश करो हम्म। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट इंग्लिश। इंग्लिश तो है ही, एक हम्म। पार्ट है उसका, बट हम्म। बाकी चीजें भी है। हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू फ्रेम योर सेंटेंसेस, हम्म। हाउ इफेक्टिवली यू कम्युनिकेट, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सब चीजों पे हम्म। थोड़ा फोकस अगर हो सकता है तो हम्म। वो बहुत ये जरूरी है। ये बहुत effective अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि यूजुअली ये बहुत इग्नोर हो जाती चीज। कई बार आपको बहुत अच्छी हम्म। प्रोग्रामिंग आती है, अब हम्म। इंटरव्यू में गए, और मैंने अपने जब इंडिया में था एसएपी की तरफ से कई बार इंटरव्यू लेने गया, हम्म। स्टूडेंट्स इतना जो है हाफ रहा है, कि इतना नर्वस हो हम्म। रहा है, कुछ आंसर ही नहीं कर पा रहा है। हम्म। तो एज ए इंटरव्यूअर आप क्या करोगे? जो मैं करता था एटलीस्ट, कि हम्म। उसको थोड़ा कंफर्ट करता था। जैसे बंदा अगर हम्म। इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा, थोड़ी देर मैंने हिंदी में चिट चैट कर लिया थोड़ा,
कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। बट कंफर्टेबल होने के बाद आप 5 मिनट दोगे, 10 मिनट दोगे, आपके पास 1 घंटे तो नहीं है ना। इंटरव्यूअर, आपके पास 1 घंटे नहीं है कि आप किसी को खाली कंफर्ट करते रह जाओ। अब 5-10 मिनट के बाद आप क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे। अगर आपके कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और ये कॉर्पोरेट लाइफ में जरूरत पड़ती है। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो काम कोई और करेगा, कौन, और उसका क्रेडिट कोई और लेगा। तो तो कम्युनिकेशन ये और पर्सनालिटी में इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है कि आप क्या सोचते हो वही आप बोल पाओ इफेक्टिवली। हाँ, बहुत तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में हम अक्सर हीरो उन लोगों को मान लेते हैं जो बहुत ही फेमस लोग हैं ग्लैमर इंडस्ट्री के या पॉलिटिकल इंडस्ट्री के। तो हम असली हीरोज मिस कर जाते हैं जिनको हमें सोसाइटी में देखना चाहिए, जिनसे इंस्पायर होके हमें अपनी लाइफ की जर्नी को प्लान करना चाहिए। एंड अश्वनी इज वन ऑफ देम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि अश्वनी मेरे साथ बैचमेट रहे, एक अच्छे दोस्त हैं और हम लोगों का एक बहुत पुराना कनेक्शन है जिसकी वजह से आज उन्होंने समय निकाला। और क्योंकि इट्स अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल, ही इज इन यूएसए, उन्हें कंपनी के लिए भी काम करना होता है और आप जानते हैं गूगल अगर काम ले रही है तो वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो भी उनको देखना है, उसके बीच में उन्होंने समय निकाला। और मैं समझता हूं कि आपने जो कुछ बताया इससे मोटिवेशन भी मिला होगा, गाइडेंस भी मिला होगा और एक भरोसा भी आया होगा स्टूडेंट्स के अंदर कि नहीं हम अपनी ड्रीम कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ की जर्नी को भी देखा और कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि भाई हमारी जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, तो यस हम ठीक है अभी भी हम कर सकते हैं। वो एक बहुत पॉजिटिव वाइब उनको मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला। और कभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप माय सर जी के दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई नॉलेज वाली बात है, कुछ गाइडेंस वाली बात है, तो प्लीज ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। थैंक यू सौरभ। एंड मैं फिर से रिपीट करना चाहूँ तो बहुत ही नोबल कॉज कर रहे हो। कीप डूइंग द गुड वर्क एंड माय बेस्ट विशेस टू द स्टूडेंट्स। अच्छे से मेहनत करो एंड देयर इज नेवर एंड ऑफ द रोड। किसी भी पॉइंट पे अगर आप सोचते हो कि मेरे सेमेस्टर में खराब मार्क्स आ गए, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, बट आगे यू कैन इंप्रूव। दैट्स ग्रेट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक्स सौरभ, थैंक यू।